नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी ही मैं कामना कर रही हूँ। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम एक नया प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट आपको दिए हैं, उम्मीद है आपने वो ज़रूर देखे होंगे और आपके फीडबैक मैंने उस पर देखे थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम पहला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप कॉपी पेन ले लीजिए और अपना मूल्यांकन स्वयं करिए और मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। 50 मैंने यहाँ पे प्रश्न लिए हुए हैं और ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो बताइए किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, जॉर्ज ग्रियर्सन या विंसेंट स्मिथ। तो इसमें सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये कहा है नाभादास ने। आज का दूसरा प्रश्न है और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दूसरा प्रश्न है हमारा, तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे, यह कथन किसका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपरों में ये पूछा भी गया है। तो आ जाए रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, ग्रियर्सन या विंसेंट स्मिथ। तो ये किसने कहा है, आपने अपना आंसर लगा दिया होगा। मैं आपको बता देती हूँ, तुलसीदास को जो मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी मानते थे वो है विंसेंट स्मिथ। ठीक है, कोटेशन ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस तरह के कोटेशंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है, रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है। माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप इसमें आपको पता भी है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं और उनका क्रम आपसे किसी भी कांड का जो है आपसे क्रम पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो 7 के 7 कांड आपको याद होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले कौन सा कांड आता है और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको अपने आंसर तक कैसे पहुँचना है। तो एलिमिनेशन इस तरह के जहाँ पे सेम आपको दिखते हैं तो आप एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा है, अयोध्या कांड है। तो यहाँ पे अयोध्या कांड हमें 2 जगह दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। तो जाहिर सी बात है सी और ए कट जाएगा, है ना। तो इसके बाद अब हम इन दोनों में से देखते हैं कौन सा है। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। तो अरण्य कांड यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है, अरण्य कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। ठीक, तो किष्किंधा कांड जहाँ पे किष्किंधा, नरेश, जो बाली, सुग्रीव होते हैं उनका युद्ध वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे सुंदर कांड। ठीक है, इसके बाद तो अन्य कांड भी हैं। तो सुंदर कांड ये इस तरह से। तो जाहिर सी बात है हमारा जो यहाँ का ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके साथ के साथ कांडों के क्रमानुसार नाम लिख के बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य व पद्य दोनों रूपों में प्राप्त गोरा बादल की कथा के रचनाकार हैं। तो पद्मनाभ, जटमल, मोहनलाल मिश्र या राम समुद्र। तो जो गोरा बादल की कथा है वो जटमल के द्वारा लिखी गई है, बहुत फेमस कथा है। ठीक, इसके बाद देखिए रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है। माफ़ कीजिएगा, श्रृंगार ऐसे नहीं होगा, श्रृंगार इस तरह से थोड़ा सा हो जाता है टाइपिंग में। तो श्रृंगार, रीति श्रृंगार काल जो कहा था रीतिकाल को, वो ऑप्शन 5 का आंसर हो जाएगा, भगीरथ मिश्र के द्वारा कहा गया था। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, यांत्रिक किसकी रचना है। गिरिराज शाह, चारुचंद्र पांडे, गौरापंत शिवानी या मृणाल पांडे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गौरापंत शिवानी है उन्होंने लिखा है यांत्रिक। ठीक है, इनकी बहुत फेमस रचना रही है। फूलों की घाटी किसकी प्रमुख रचना है। गिरिराज शाह, शेखर जोशी या सुभाष पंत, मोहनलाल नेगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गिरिराज शाह के द्वारा लिखा गया है फूलों की घाटी। गढ़वाल के खुदेड़ गीत किसकी रचना है। शिवानंद नौटियाल, गोविंद चातक, शेखर जोशी या बलवंत मनराल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गढ़वाल के खुदेड़ गीत लिखा है शिवानंद नौटियाल के द्वारा। ठीक, ये उत्तराखंड के क्वेश्चन है और आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है उत्तराखंड साहित्य। और उत्तराखंड साहित्य के अंदर मैंने सारे वीडियोस अपने चैनल पर डाले हैं, उत्तराखंड साहित्य नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी
और पूरा का मतलब जितना भी आपका सिलेबस में है उत्तराखंड साहित्यकार, वो सारे लगभग मैंने कराए हैं। उसके अंदर हमने जनपदीय साहित्य भी पढ़ा है, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली जो लोक साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम में बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है नंबर 9, दूर का आकाश किसका नाटक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है रघुवीर सहाय, इलाचंद जोशी, गोविंद चातक या हिमांशु जोशी। तो दूर का आकाश जो नाटक लिखा है वो गोविंद चातक के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लीलाधर जगूड़ी की नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है नहीं है। नाटक जारी है, इस यात्रा में, सूरज चमके आधी रात, अनुभव के आकाश में चांद। तो देखो नाटक जारी है भी लीलाधर जगूड़ी की रचना है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो दूसरा है इस यात्रा में, तो ये भी इनकी रचना है। इसके बाद अगली है सूरज चमके आधी रात, और लास्ट है अनुभव के आकाश में चांद। तो ये चौथी रचना भी लीलाधर जगूड़ी की है। इसका मतलब तीसरा इसका आंसर हो जाएगा सूरज चमके आधी रात। ये जो रचना है ये हिमांशु जोशी का यात्रा वृतांत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूरज चमके आधी रात हिमांशु जोशी का यात्रा वृतांत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नीच ट्रेजेडी, ये किसकी रचना है। मन्नू भंडारी, अनामिका, मृणाल पांडे या गौरा पंत शिवानी। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृणाल पांडे की ये रचना है एक नीच ट्रेजेडी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 12वां, क्रिया करने के साधन को क्या कहते हैं। कर्म, करण, संप्रदान या संबंध। तो देखो कारक आपने पढ़े होंगे, और कारक में क्या होता है कि जहाँ पे किसी क्रिया को करने का जो साधन होता है उसे करण कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो जो बाण है यहाँ पे बाण से तो वो क्या है, साधन है। ठीक है, तो कार्य में जिस जो कर्ता होता है, जिस कार्य को करने का जो साधन है उसके पास, तो उसे हम करण कारक के अंदर रखते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे। पंजाब शेर है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द शक्ति मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखिए, क्योंकि शब्द शक्ति से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पंजाब शेर है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति क्या है, कौन सी आएगी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इस तरह के वाक्य आते हैं जो एक रूढ़िवादी परंपरा से चले आ रहे हैं, या जो किसी तरह के मुहावरे इत्यादि से मैच करते हैं, या मुहावरे वगैरह, तो वो हमेशा किसके अंदर आएंगे, वो लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे देखो पंजाब एक राज्य है, तो पंजाब, क्या पंजाब शेर है, नहीं। पंजाब के लोगों के बारे में कहा गया है कि पंजाब के लोग शेर, अब शेर तो नहीं हो सकते ना, यानी कि शेर के समान क्या है, साहसी हैं। तो इसीलिए पूरे पंजाब को यहाँ पे मतलब एक कह सकते हैं कि एक रूढ़िवादी परंपरा या उनके कारनामों के वजह से उनको ये संज्ञा दी गई है कि पंजाब शेर है। तो जहाँ पे किसी बात को डायरेक्ट न कह करके इनडायरेक्टली कहा जाता है, तो वहाँ पे हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मैंने आपको बताया भी है वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात देखिए, जिस शब्द शक्ति से वाचक अर्थ, मुख्यार्थ या सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं। तो बिल्कुल सही सीधी सी बात है, उसे हम कहते हैं अभिधा। जहाँ पे मुख्य अर्थ जो बताया जाता है, या सांकेतिक अर्थ होता है, या वाचक अर्थ होता है, वाक्य का मतलब डायरेक्ट अर्थ हमें पता चलता है, बात को सीधे सीधे जहाँ पे कहा जाता है, कोई घुमाव वहाँ पे नहीं होता है, कोई इनडायरेक्टली वहाँ पे बात को नहीं कहा जाता है, वहाँ पे हमेशा अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसके पश्चात अगला हमारा प्रश्न है नंबर 15, आँखों में चर्बी छा जाना मुहावरे का अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत जो महत्वपूर्ण है वो आप ज़रूर पढ़िएगा। पहला है गुस्सा हो जाना, घमंड होना, जल्दबाजी करना या लालची होना। तो कहते हैं ना कि उसकी आँखों पे बहुत चर्बी चढ़ गई है, यानी कि उसे घमंड हो गया है। ठीक है, तो आँखों पर चर्बी चढ़ना मतलब घमंड हो जाना।
अगला है 16, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो मुहावरा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो हम हिंदी में पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, तो ये सारे शब्दों के अंदर आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो अरबी, फारसी, तुर्की या जर्मन किस भाषा का है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। अगला प्रश्न है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए आपके पास अलंकार तो आपने पढ़े होंगे और अनुप्रास अलंकार के उपभेद भी आपने ज़रूर पढ़े होंगे। तो अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और एक अन्य है श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे अनुप्रास के अंदर के जो उपभेद हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो देखो जहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य रिपीट होता है वहाँ पे हमेशा लाटानुप्रास होता है। तो आप देख पा रहे होंगे 2 पंक्तियाँ हैं, हालांकि मैंने एक ही पंक्ति में लिखा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो क और सौ यहाँ पे केवल अंतर है, बाकी पूरी की पूरी पंक्ति ज्यों की त्यों कॉपी की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मतलब पूरा का पूरा वाक्य दोहराया जाता है, तो वहाँ पे हमेशा लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और बाकी पंक्ति का अर्थ तो आपको पता चल ही गया होगा कि यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें काबिलियत इतनी होगी कि वो स्वयं धन एकत्रित कर सकता है। और दूसरा ये है कि अगर पुत्र कपुत्र है, यानी कि अगर पुत्र लायक नहीं है तो भी उसको फालतू की धन संपत्ति क्यों उसके लिए जुटानी है। तो यहाँ पे ये इस तरह से बताया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो अब बताइए आप इसमें आंसर अपना लगाई दीजिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। तो रूपक अलंकार की पहचान मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पे इसमें बताया नहीं है। जो तारा घट, यहाँ पे थोड़ा सा डैश होना चाहिए था, तारा घट उषा नागरी बीती विभावरी, तो इस तरह के जहाँ पे भी वाक्य होते हैं तो सीधे सीधे आपको लगाना है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। ये पहचान है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से यौगिक शब्द है। तो आपने शब्द भी इस तरह के शब्द पढ़े हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द, इस तरह के हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द है जो यौगिक शब्द है, प्रतिदिन, पीताम्बर, गजानन या दूध। तो देखो जो यहाँ पे दूध शब्द है ये तो रूढ़ शब्द के अंदर आ जाएगा, ठीक है। रूढ़ शब्द मतलब जिन शब्दों का हम कोई खंड नहीं कर सकते हैं, कोई सार्थक खंड नहीं होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द के अंदर रखते हैं। और गजानन और पीताम्बर ये 2 शब्द हैं योग रूढ़ शब्द के। जो शब्द यौगिक होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, गजानन, तो पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण, गजानन गज का सिर धारण करने वाले गणेश। तो जहाँ पे मतलब बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आएंगे वो योग रूढ़ शब्द के अंदर आते हैं, ठीक है। जो मतलब 2 शब्दों के मेल से मिलकर बने होते हैं लेकिन किसी विशेष के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। और वे शब्द जो जिनका 2 सार्थक खंड हो सके तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो प्रति और धन दिन, तो ये प्रतिदिन जो शब्द है वो यौगिक शब्द है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी दिन डिटेल से इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसमें डॉक्टर नगेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीति काव्य की भूमिका जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पद्य पुस्तक के लेखक हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका मैं सीधा आंसर आपको बता देती हूँ, अयोध्या प्रसाद खत्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1890, 1893, 1896 या 1900 ईस्वी में। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1893 में
नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना हुई थी? और अगर नागरी प्रचारिणी पत्रिका आपसे पूछा जाए तो 1896 में, ठीक है, जो कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा ही निकाली गई थी। एक हिंदी के विकास या प्रचार प्रसार के लिए ये सभा गठित की गई थी और इस सभा ने जो है हिंदी के विकास के लिए एक अपनी पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था नागरी प्रचारिणी पत्रिका, और इसका जो प्रकाशन था वो 1896 से शुरू हुआ था। ठीक, चलिए इसके पश्चात अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके संपादक बने थे 1903 में। अब आप मुझे बताइए कि जब 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक बने, हालांकि इस पत्रिका की जो शुरुआत हुई थी वो 1900 ईस्वी से हुई थी। अब आप बताइए कि जब 1900 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई तो उस वक्त इसके संस्थापक या इसके संपादक कौन थे शुरुआत में? ठीक, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 24 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? कौन सा ऐसा पत्र है जो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है इनमें से? तो कर्मवीर जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है, ये इनके द्वारा जो पत्रिका संपादित की गई थी उन कर्मवीर, तो इसे राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक, अगला है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर के लिए अनुपयुक्त विशेषण है? माफ़ कीजिएगा, आप जो टाइपिंग मिस्टेक आपको दिख रही है उसे इग्नोर कीजिएगा। विशेषण यहाँ पे कहा गया है, तो कौन सा विशेषण है जो उनके लिए अनुपयुक्त, मतलब उनके लिए नहीं है? अनिल कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि, राष्ट्रीय जागरण व भारतीय संस्कृति का कवि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनिल का कवि उन्हें नहीं कहा जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि भी दिनकर जी को कहा जाता है और राष्ट्रीय जागरण व भारतीय संस्कृति का कवि भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, युगवाणी रचना में पंत जी ने किस युग को युग की वीणा कहा है? तो किस युग को उन्होंने युग की वीणा कहा है? युगवाणी उनकी रचना है, आपको पता ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद के लिए उन्होंने युग की वीणा कहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है? सरोज स्मृति, मिट्टी की बारात, भावों की भिड़ंत या यामा? तो सरोज स्मृति जो कि निराला जी की बहुत फेमस कृति रही है, जिसमें वो अपनी पुत्री की मृत्यु, जब उनकी पुत्री की हो जाती है अकाल मृत्यु, तो उस पर वो लिखते हैं, उससे उन्हें बहुत दुख होता है और अपनी पुत्री की स्मृति में वो लिखते भी हैं और उसमें उन्होंने बताया भी है कि किस प्रकार से वो अपनी पुत्री को बचपन में ही उसकी नानी के घर छोड़ देते हैं और उसे वो प्रेम नहीं दे पाते हैं जिसकी वो हकदार होती है। हालांकि उसकी माँ भी बचपन में गुजर जाती है, निराला की पत्नी, तो इस वजह से वो उसे अपनी नानी के घर छोड़ते हैं और इसी का उन्होंने पछतावा, एक तरह से जो शोक है वो इसमें दर्शाया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले गीत के रचनाकार हैं? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या रामेश्वर शुक्ल अंसल? तो बिल्कुल भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, द्रौपदी खंड काव्य के रचनाकार हैं हंस कुमार तिवारी, नरेंद्र शर्मा, देवराज सिंह या शंभुनाथ सिंह? तो बिल्कुल जो द्रौपदी खंड काव्य है वो नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम बहुत इजी आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, थोड़ा टफ बनाइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत डीप पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें हम नहीं पढ़ते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बेसिक को ना छोड़ें, पहले अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, उसके बाद डीप घुसिए, क्योंकि कई बार जो प्रश्न हैं वो बेसिक से ही बनते हैं, तो बेसिक को भी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 हमारा क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1953? तो सीधी सी बात है, 14 सितंबर 1949 को हमारे जो संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर वाजपेयी या बाल गंगाधर खेतान? तो आपको पता ही है बाल गंगाधर तो थे लेकिन लास्ट में उनके नाम पे क्या था, तो बाल गंगाधर बीजी खेर के नाम से जिन्हें जाते हैं बाल गंगाधर खेर, वो राजभाषा आयोग के
प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? तो जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 350 में किया गया है। ठीक, अगला है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी के किस नाटक से है? स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त या अजातशत्रु? तो बिल्कुल चंद्रगुप्त नाटक से ये लिया गया है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अब आप ऑप्शन, मैंने प्रसाद के नाटकों पर भी चर्चा की थी, उनके पात्रों पर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो पंक्ति है ये इस नाटक में किसके द्वारा कही गई है। ठीक, ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है वो और अच्छे से आपको, मतलब ये प्रश्न जो है स्थायी रूप से याद रहेगा। ठीक, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, बादल राग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल इनकी तो फेवरेट मतलब कविता है, फेमस कविता है। युगधारा, नागार्जुन, बिल्कुल सही है। ताज, महादेवी वर्मा। युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल सही है। ताज जो कविता है वो पंत जी की लिखी गई कविता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस रचना में यम नचिकेता संवाद को दर्शाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है। चक्रव्यूह, एककंठ विषबाई, कुआनो नदी या आत्मजयी? तो बिल्कुल आत्मजयी रचना में यम नचिकेता संवाद को दर्शाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, आत्मजयी रचना, आत्मजयी के रचनाकार हैं? तो आत्मजयी जो रचना है, काव्य रचना, वो किसके द्वारा लिखी गई है? कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता या केदारनाथ अग्रवाल? तो बिल्कुल 36 का आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ठीक, आत्मजयी कुंवर नारायण की कविता है। ठीक, सीढ़ियों पर धूप में के रचयिता हैं? रघुवीर सहाय, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है हमारा, नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात रचना में किसके संशय का वर्णन हुआ है? राम का, कृष्ण का, शिव का या स्वयं कवि का? तो किसके मन के संशय को इसमें दर्शाया गया है? तो बिल्कुल राम के मन का संशय, जो कि राम के मन में एक संशय चल रहा है कि वो जब वनवास के लिए निकले हैं तो उनकी जो पत्नी है उनका हरण हो चुका है, वो कहीं खो चुकी हैं और उसके कारण वो अपने भाई को भी खो देते हैं। जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, बाण लगता है, तो ऐसे में उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा है, एक संशय चल रहा है कि उन्होंने अपनी मतलब जब वो वापस लौटेंगे तो किस मुंह से लौटेंगे। जब उनकी प्रजा उनसे पूछेगी कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है, तो वो क्या जवाब देंगे? तो इस तरह का उनके मन में एक संशय चल रहा है कि अब आगे क्या होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र मदन मोहन है? तो बताइए मदन मोहन इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, चित्रलेखा, परीक्षा गुरु या जहाज का पंछी? तो बिल्कुल परीक्षा गुरु का जो पात्र है, मुख्य पात्र, वो है मदन मोहन। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास है? बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। तमस, वसंती, झूठा सच या भाग्यरेखा? तो तमस जो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है वो पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास है। ठीक, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी नारायण मिश्र या शंभुनाथ सिंह? तो बताइए किसने माना है? बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी जो माना है वो नामवर सिंह ने माना है। ठीक, अगला प्रश्न है 42, उसने कहा था कहानी में उसने किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? लहना सिंह, सूबेदारनी के लिए, वजीरा के लिए या बोधा सिंह के लिए? तो बिल्कुल सूबेदारनी जो उसमें एक कैरेक्टर है उसमें जो है उसने जो शब्द है वो सूबेदारनी के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो? तुलसीदास के संबंध में उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये तुलसीदास के बारे में कहा गया है। ठीक, दोस्तों पिछले जो हमने
3rd नंबर का प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, 1-2 क्वेश्चन। उसके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में भी उसका करेक्शन करके डाला था, उनका सही आंसर बताया था और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कई बार हो जाता है क्योंकि मेरा इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है, अपने स्कूल के समय के बाद जो भी मुझे समय मिलता है, फिर घर परिवार भी देखना पड़ता है, तो कई चीज़ें होती हैं, अपने निजी काम भी होते हैं। तो फिर भी मैं समय निकाल कर के वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करती हूँ और उसके बाद अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो भी जाएँ तो मैं उसके बाद उसको फिर से जब भी समय मिलता है तो उसको रीचेक करती हूँ कि कहीं कोई मैंने गलत तो नहीं बताया होगा, तो कमेंट बॉक्स में मैं उसको लिख लेती हूँ। तो अगर कहीं पे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप लोग इतना ज़्यादा, कई लोगों ने उस पे बहुत लंबे कमेंट किए थे कि मतलब मेरे जो नॉलेज है उस पर कई सवाल कर रहे थे, कई तरह के मुझे मतलब थोड़ा नेगेटिविटी भी आ गई थी कि इस तरह के कमेंट देख करके। तो दोस्तों आप कृपया करके थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मैं करेक्शन ज़रूर करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत बताया है, मैं अपने वीडियो दोबारा से खुद से देखती हूँ, चलाती हूँ और सारे आंसर चेक करती हूँ और तभी जा कर के आपको देती हूँ। तो पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे सही हों, फिर भी अगर 1-2 गलत हो भी जाएँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए कि इसका आंसर ये नहीं है बल्कि ये है। तो उससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, बहुत फेमस पंक्ति है, कई बार पूछी भी जाती है। यह धारणा किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, डॉक्टर नगेंद्र की, महादेवी वर्मा की, मुकुटधर पांडे की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति क्या है? सूक्ष्म का विद्रोह है। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो ऑथेंटिक नहीं है तो आप लोग स्किप करके मतलब नहीं भी देख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरे प्रमाण सहित आपको दो, मतलब पूरे प्रमाण सहित मैं क्वेश्चन को अच्छे से ढूंढ खोज करके तभी आपको बताती हूँ, ऐसे ही नहीं बताती हूँ। तो आप लोगों को फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 45 प्रश्न है हमारा, दोहा और रोला के योग से 6 पंक्तियों का कौन सा छंद बनता है? तो मंदाक्रांता, रोला, कुंडलिया या चौपाई। तो कुंडलिया उससे मिलके दोहा और चौपाई को मिला करके 6 पंक्तियों का एक छंद बनता है जिसका नाम है कुंडलिया। ठीक, अगला प्रश्न है 46, श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3, 4, 2 या 5। कितने होते हैं? 2। ये क्वेश्चन पहले भी कभी पूछा गया है। अभंग श्लेष और सभंग श्लेष 2 भेद इसके होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? विद्यापति, नरपति, अमीर खुसरो या माफ़ कीजिएगा यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, अमीर खुसरो इस तरह से लिखा जाएगा, या रामानंद की। तो यहाँ पे जो है कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। ठीक दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर करने में कंजूसी करते हैं, मैं बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो कैसा लग रहा है इस पर भी कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है और हम दुगनी ऊर्जा के साथ आपके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड के साहित्यकार को के किस यहाँ पे होना था, किस साहित्यकार को, ठीक है, उत्तराखंड के किस साहित्यकार को राय बहादुर की पदवी से विभूषित किया गया है? तारा दत्त गहरोला, तोता कृष्ण गहरोला, गोविंद वल्लभ पंत, अबोध बंधु बहुगुणा। तो बताइए कौन है वो जिन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारा दत्त गहरोला को उत्तराखंड में राय बहादुर की पदवी से विभूषित किया गया है। ठीक, अगली रचना है हमारा मतलब अगला प्रश्न है, वेदमाला किसकी रचना है? केशवदास अनुरागी, नंदन सिंह बिष्ट, हरिराम धस्माना, अनिल प्रकाश जोशी। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही है, हरिराम धस्माना की ये रचना है वेदमाला। ठीक, आगे आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक हैं? गंगा प्रसाद उप्रेती, दिनेश ध्यानी, सदानंद कुकरेती या सुदामा प्रसाद प्रेमी। तो सदानंद कुकरेती इसका सही आंसर
हो जाएगा। गढ़वाली ठाठ कहानी लिखी है सदानंद कुकरेती के द्वारा। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे 50 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के। उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर नोट किए होंगे, अपना मूल्यांकन किया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके 50 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको वीडियोस देती रहूँगी। आप लोग पढ़ते रहें। समय काफ़ी कम बच गया है अगर पेपर उसी टाइम पे होता है तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।